हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्म माइंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, द रिक्वायरमेंट एंड द गाइडलाइंस फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द न्यू ड्रग्स एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स इज गिवन अंडर विच शेड्यूल। यहाँ पे क्या बोला है कि रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स के रिलेटेड कौन सी गाइडलाइंस है वो उसने पूछा है, और उसकी किस शेड्यूल में जो है वो चीजें आती है। क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड किस शेड्यूल में आता है हमने पढ़ा था। ये कौन सा होता है तुम्हारा शेड्यूल ए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है शेड्यूल ए, शेड्यूल एन, शेड्यूल F4 एंड शेड्यूल वाई। शेड्यूल ए हमें पता है, A फॉर हमने पढ़ा था, A फॉर एप्लीकेशन, मतलब जो भी लाइसेंस के रिलेटेड या फिर मतलब जो अगर एप्लीकेशन करानी है, रिन्यूअल लाइसेंस बनाना है या फिर नया लाइसेंस बनाना है तो वो तुम्हारे ए में आता है। एन में क्या आता है बेटा, एन में आता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी फैक्ट्री, अगर मुझे फार्मेसी अगर रन करानी है तो फार्मेसी अगर मुझे करानी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, वो आती है तुम्हारे शेड्यूल एन में चीजें आती है। F4 क्या आता है, F4 में आता है स्टैंडर्ड आते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और जो शेड्यूल वाई आता है वो तुम्हारा किसके साथ डील करता है, क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, शेड्यूल वाई। अब मेंशन करा मैंने कि शेड्यूल वाई जो होता है वो तुम्हारा डील करता है क्लिनिकल ट्रायल्स रिलेटेड, ठीक है। मैं तुम्हें ट्रिक्स भी बताई थी यहाँ पे कि वाई से हमें याद रखना था याक, ठीक है। तो हम क्लिनिकल ट्रायल किसके परफॉर्म कर रहे थे, याक पे परफॉर्म कर रहे थे। हम याक पर क्या कर रहे थे, क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे हमें इसको याद रखना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज, मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है तुम्हारा, जो डीटैप जो हम बोलते हैं, जो डीटैप जो है, डीटैप का चेयरमैन कौन है चेयरमैन। ऑप्शन दिए उसने, द प्रेसिडेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट, या फिर ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, या फिर डायरेक्टर जैसे ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो उसका चेयरमैन कौन होता है, डीटैप का, डीटैप का चेयरमैन होता है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो डीटैप क्या होती है, डीटैप क्या होती है, डीटैप एक सेंट्रल लेवल की एक बॉडी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसके लिए कि जो भी हमारे जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसको क्या करें, हम उसको प्रॉपरली जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ये बॉडी क्या करती है, डीटैप एक्चुअल में सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती है, एडवाइस करती है कि हमारा जो डीएनसी एक्ट है वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट हो, उसका वो जो है प्रॉपरली फॉलो हो। ये डीटैप जो है इसके लिए हेल्प करता है। ये बॉडी जो होती है हर साल, हर 3 ईयर में ये क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूट होती है। और इसका चेयरमैन कौन होते हैं, इसका चेयरमैन होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। डीजी इसके जो होते हैं चेयरमैन होते हैं, और यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारा पीसीआई जो है, पीसीआई के हमें पता है कि पीसीआई के कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर है, टोटल 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर है। उसमें से कौन सा इसमें से दिया है, तो वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब पहले देख लेना कि फार्मेसी काउंसिल में उसने स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूछा है या फिर नॉर्मल फार्मेसी काउंसिल। क्योंकि नॉर्मल जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये हमारी कौन सी है, सेंट्रल काउंसिल। ये हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल। तो सेंट्रल काउंसिल के लिए अगर उसने पूछा होगा तो क्या आएगी, बड़ी बड़ी पोजीशन आएगी। तो मैं बताया था, मैंने एक्सप्लेन करा था क्लास में कि बड़ी बड़ी पोजीशन जो है आएगी अगर मैं पीसीआई की अगर बात करूँ। और अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो स्टेट लेवल पे क्या आएगी, अलग चीजें जो आएगी। तो उसने ऑप्शन दिया है कि एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन सा हो सकता है। उसने बोला है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नहीं है। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मे बी ये हो सकता है। फिर उसने बोला गवर्नमेंट एनालिस्ट, या फिर उसने बोला है कि रजिस्टर्ड ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन सा है हमारा, डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। 3 हमारे मेंबर रहते हैं यहाँ पे, ऑप्शन दिया है। तो 3 कौन से मेंबर थे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियल मेंबर में अगर बात करूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रिक बताई थी, तुम्हें ऐसे याद रख सकते हो कि हम डॉक्टर के पास अगर जब जाते हैं इसके लिए हेल्थ चेकअप कराने के लिए, तो वो हमें क्या करता है, हमें लैब में भेजता है, और उसके बाद हमें क्या करता है, वो ड्रग ड्रग प्रिस्क्राइब करता है। तो उससे तुम्हें मैंने याद करने को बोला था कि हेल्थ से याद रखना था कि यहाँ पे 3 मेंबर कौन से होंगे तुम्हारे, एक होगा तुम्हारा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फिर आएगा हमारा लैब से हमें याद रखना था कि जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होगा उनके जो डायरेक्टर होंगे वो होंगे। और ड्रग से मैंने बोला था तुम्हें ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो ये 3 मेंबर जो होते हैं हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियल मेंबर जो है कहलाते हैं, ठीक है। तो ये उसका आंसर था बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है शेड्यूल डी एज पर द डीएनसी एक्ट। डीएनसी एक्ट मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट।
जो भी बेटा, अब यहाँ पे तुम ऑप्शन मेजरली तुम अगर जो भी लास्ट ईयर का अगर तुम पेपर देखो तो तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से ही आते हैं, डीएनसी एक्ट से ही आते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से आते हैं, क्योंकि ये वही एक्ट है जिसके भरोसे अभी भी इंडिया में रेगुलेशंस जो भी बनाए हैं वो एक्चुअल में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लेकर ही बनाए हैं। ठीक है, डीएनसी एक्ट बोल दो, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोल दो, इसी के भरोसे जो है हमारे अभी इंडिया में भी जो रेगुलेशंस है वो बनाए गए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो तुम्हें वो तुम्हारे डीएनसी एक्ट के रिलेटेड ही मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे शेड्यूल जो है बेटा, टोटल 35 शेड्यूल्स हमने पढ़े थे। टोटल 35 शेड्यूल्स में से कोई भी शेड्यूल पे भी क्वेश्चन आता है, हर साल कंफर्म क्वेश्चन आता है शेड्यूल्स में से, बिल्कुल मतलब फिक्स है कि इस पे तुम्हारे एक से दो क्वेश्चन मतलब 4 से 8 मार्क जो है तुम्हारे कंफर्म बनने ही है। तो जितने भी शेड्यूल्स है उसकी ट्रिक्स जितने भी बन पाओ, मैं जितने भी तुम्हें अगर इस वीडियो में दिखेगा उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको प्रिंट करा के रख लो खुद के पास, सो दैट तुम इसको रिवाइज करते चलो, या फिर जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उस ट्रिक से भी तुम जो है याद कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा बेटा कि शेड्यूल डी एज पर द डीएनसी एक्ट इज कंसर्न विद। शेड्यूल डी, मैंने डी से तुम्हें याद कराया था, डी फॉर डॉन, डी फॉर डॉन, मैंने डॉन से तुम्हें एक ट्रिक याद कराई थी यहाँ पे। तो शेड्यूल डी क्या बोलता है, इसने ऑप्शन बोला है कि डिसीज और अलाइनमेंट्स विच अ ड्रग में नॉट परफ्यूट टू प्रिवेंट और क्यूर, या फिर द लिस्ट ऑफ द ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रोमाइसेस, या फिर लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग। तो शेड्यूल डी कौन सा है इसमें से, शेड्यूल डी कौन सा है हमारा, शेड्यूल डी है ये कि लिस्ट ऑफ द ड्रग विच आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन फॉर द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, मैंने बोला था तुम्हें कि डी फॉर डॉन तुम्हें याद रखना था, और डॉन पर जो है कोई भी एग्जाम्पशन लागू नहीं होता। डॉन पर क्या होता है, कोई भी एग्जाम्पशन लागू नहीं होता किसी भी ड्रग का इंपोर्ट कराने के लिए, उससे हमने याद रखा था कि शेड्यूल डी जो है वो तुम्हारा था लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर एग्जाम्प्टेड। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस ये तुम्हारा शेड्यूल एम के अंदर आ जाएगा। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, शेड्यूल एल के अंदर आ जाएगा, जो है ओमिट कर दिया गया है। ये जो है तुम्हारा डिसीज अलाइनमेंट ये तुम्हारा शेड्यूल जे के अंदर जो आता है। ठीक है, तो शेड्यूल डी हमारा यहाँ पे दिया है कि द लिस्ट ऑफ द ड्रग्स व्हिच आर एग्जम्प्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग, यही सेम टू सेम लाइन जो है एग्जाम में पूछी गई थी शेड्यूल डी के लिए। इसमें जुरिस में सबसे ज्यादा फायदा ये है बेटा कि जो भी क्वेश्चन है वो तुम्हें एग्जैक्ट लाइन जो है वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछना है, हमें क्या करना होता है बस कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमें याद करने होते हैं, वही से जो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा कि वन ऑफ द फॉर्म मेंशन बिलो इज यूज्ड टू इशू द लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ द ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल सी, C1 एंड X, चूज द करेक्ट वन। मतलब हमें क्या करना है, फॉर्म नंबर उसने आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन दिया है 21B, 20B, 20BB एंड 19। हम फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। उसने क्या बोला है बेटा कि वन ऑफ द फॉर्म मेंशन बिलो इज यूज्ड टू इशू द लाइसेंस। ये लाइसेंस इशू करने के लिए हमें जो है कौन सा फॉर्म हमें भरना पड़ेगा, किसके लिए, फॉर द होलसेल। जो भी हमारे कीवर्ड्स है बेटा पहले उसको कीवर्ड्स को तुम लोग जो है पकड़ लो। उसने बोला है कि होलसेल के लिए, चलो होलसेल निकालना है, होलसेल के लिए लाइसेंस है किसका, अदर देन स्पेसिफाइड इन द C7X, मतलब अदर देन C7X, अदर देन C7 एंड X। अब मैंने तुम्हें बताया था कि होलसेल मतलब, होलसेल से तुम्हें याद आएगा बी, मतलब बड़ी दुकान। होलसेल से मैं तुम्हें याद करा था बड़ी दुकान बी, मतलब यहाँ पे तीन ऑप्शन तुम्हारे रहेंगे, 90 तो हमारा कट हो गया। तीन ऑप्शंस में से है बी, मतलब सिंपल बी रहेगा, बी भी नहीं आ सकता मतलब ये भी कट गया। सो सेलेक्ट करो बाय रिजेक्शन, सिलेक्शन बाय रिजेक्शन फिनोमेना यूज करो अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो। फिर मैंने तुम्हें बताया था अदर देन से ओ से तुम्हें याद रखना है 20, ओ से तुम्हें क्या याद रखना है 20, और बी से बी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा बेटा 20B, ऑप्शन क्या आएगा 20B। अगर उसने पूछा होता मुझे कि C7 के लिए अगर कौन सा है, अगर उसने पूछा था C या फिर C1 के लिए अगर कौन सा है तो आया था तुम्हारा 21। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो मैंने तुम्हें बताया था कि होलसेल के लिए मैंने बताया था कि ट्रिक से तुम्हें याद रखना था कि 19-20 साल की उम्र में मैंने क्या कर दिया, सेल्स का बिजनेस चालू कर दिया था। 19-20 साल की उम्र में मैंने सेल्स का बिजनेस चालू कर दिया था, तो मैं 19-20 तुम्हें याद रहेंगे। फिर अदर देन C7X, अदर देन C7X क्या आएगा, अदर देन मतलब O से 20, और होलसेल मतलब बड़ी दुकान, बड़ी दुकान से B, तो तुम्हारा क्या आएगा 20B, तो तुम्हारा आ जाएगा 20B फॉर अदर देन C7X। फॉर C एंड C1 मैंने बोला था तुम्हें 21। तो ऐसे जो है हमें इसको सॉल्व करना है। The next question आता है बेटा, the list of the diseases or alignment which a drug may not perpute to prevent or cure, or to make claim to prevent or cure under the drug and cosmetic rule। सिंपल उसने बोला है कि ऐसी डिसीजेस जो कभी ट्रीट नहीं हो सकती,
जो कभी ट्रीट नहीं हो सकती उसको क्या क्या कर सकते हैं हम, कोई खाली प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट हम क्योर नहीं करा सकते। वो जो है वो डिसीजेस किस शेड्यूल के अंडर आती है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन दिया है बेटा, शेड्यूल वाई, शेड्यूल जे, शेड्यूल आई और शेड्यूल जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा तुम्हारा करेक्ट, शेड्यूल जे। शेड्यूल जे जो है, शेड्यूल जे के अंदर कुछ ऐसी डिसीज आती है या फिर अलाइनमेंट्स आती है जो कभी भी ट्रीट नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एड्स हो गया, हाँ, फॉर एग्जांपल तुम्हारा डायबिटीज मेलिटस है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो ये ऐसी डिसीज होती है, या फिर कैंसर तुम समझ लो, ये ऐसी डिसीज है बेटा, इसको तुम क्या कर सकते हो, खाली प्रिवेंट कर सकते हो। इसको तुम परमानेंट इसका क्यूर तुम ढूंढ नहीं पाओगे। इसको जो है हम जो मतलब उसको कुछ समय तक के रोक सकते हैं, लेकिन इसका परमानेंट हम इसका क्यूर जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसी डिसीज जो आती है वो तुम्हारी आती है शेड्यूल जे के अंडर, ठीक है। तो शेड्यूल जे बोलता है हमारा कि ऐसी डिसीजेस, द लिस्ट ऑफ द डिसीजेस और अलाइनमेंट व्हिच मे नॉट प्रिवेंट, मतलब सेम देखो वैसे के वैसे ही जो है मेंशन की होती है उसने लाइन, सेम वैसे के वैसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो जाता है हमारा शेड्यूल जे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द शेड्यूल इन द डीएनसी एक्ट डील्स दैट डील्स विद द स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, मतलब डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए स्टैंडर्ड्स किस शेड्यूल में डिस्कस किया जाता है। ऑप्शन दिया है शेड्यूल वाई, अब शेड्यूल वाई तो नहीं हो सकता, कंफर्म है। शेड्यूल यू, शेड्यूल ओ या फिर शेड्यूल टी। तो यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड को मैंने तुम्हें याद कराया था इसको, कि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से हमने किसको धोया था, आउल को धोया था। जो हमारे आउल होते हैं वो क्या होते हैं कि रात भर जब घूमते हैं तो वो मैले हो जाते हैं। अब मैले होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से, आईपीएस जो हम यूज करते थे कोविड के टाइम पे, उसको हम क्या करते हैं, उससे हम उसको वॉश करा लेते थे। ऐसे मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी। तुम्हें आउल से तुम्हें याद रखना था शेड्यूल ओ से तुम्हारा आता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, शेड्यूल ओ। तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड जो तुम्हारा आ जाता है शेड्यूल ओ के अंडर, ठीक है। तो शेड्यूल ओ जो होता है वो होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो शेड्यूल ओ जो होता है वो तुम्हारा था स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड वंस फॉर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। क्या पूछा उसने क्वेश्चन, कि अगर मुझे स्टेट फार्मेसी काउंसिल, अब यहाँ पे क्या ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते थे, जल्दी जल्दी में टिक लगा, गलत टिक लगा के आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि ध्यान ही नहीं देते कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूछा है या फिर उसने सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल पूछा है या फिर नॉर्मल उसने फार्मेसी काउंसिल पूछा है या फिर उसने जॉइंट फार्मेसी काउंसिल पूछा। तो ये प्रॉपरली इस पे को ध्यान देना बेटा। और कभी भी यहाँ पे भी गलती हो जाती है कि उसने इलेक्टेड पूछा है कि नॉमिनेटेड पूछा है, ठीक है। तो इस पर भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा गौर करना है, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ना है। उसने पूछा क्या है बेटा, कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड, कितने मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं फॉर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं टोटल, तो टोटल 6, 5, 9 या फिर 7, तो टोटल जो है हमारे 7 मेंबर जो होते हैं क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं फॉर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। इसका नंबर भी मैं तुम्हें याद कराया था कैसे तुम्हें याद रखना है। तो इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं तुम्हारे, टोटल 7। अगर वही पे मुझे नॉमिनेटेड मेंबर पूछे जाते हैं तो वो तुम्हारे 5। और यहाँ पे एक्स ऑफिशियल मेंबर जो होते हैं वो तुम्हारे होते हैं ऑलमोस्ट 3। ये तुम यहाँ पे अगर कंपेयर करो तो तुम्हारे जो जो नॉर्मल फार्मेसी काउंसिल होगा वैसे ही यहाँ पे होता है, बस यहाँ पे क्या होती है, पोजीशंस जो होती है उसकी पोस्ट जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वैसे हमारा क्या था वहाँ पे जो था डायरेक्टर की, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डायरेक्टर था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा गवर्नमेंट एनालिस्ट आ गया। वहाँ पे हमारा ड्रग कंट्रोल, जो हमारे ड्रग कंट्रोल जो थे वो हमारे इंडिया के ड्रग कंट्रोल, मतलब जो थे सेंट्रल काउंसिल के ड्रग कंट्रोल थे। लेकिन यहाँ पे जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन रहेंगे, स्टेट के जो ड्रग कंट्रोल रहेंगे वे वो। वहां पे हमारा कौन थे, डीजीएचएस हमारे जो थे, हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर जो थे हमारे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या रहेंगे, मेडिकल ऑफिसर जो है जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं वो रहेंगे हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एक्स ऑफिशियल मेंबर। तो तुम्हें नंबर जो है थोड़ा सा इसे याद रखना है। ये कुछ जो चीजें अंदर की इसके, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। नंबर से खाली क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉमिनेटेड मेंबर कितने थे, इलेक्टेड मेंबर कितने थे। तो ये हमें जो है थोड़ा सा इसको याद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शेड्यूल एफ एफ कंटेन्स द लिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछा उसने, शेड्यूल एफ एफ। शेड्यूल एफ को ही मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं शेड्यूल एफ एफ को ही मैं बोल सकता हूँ शेड्यूल एफ फोर। शेड्यूल एफ एफ को क्या बोल सकता हूँ मैं, शेड्यूल एफ फोर, सेम नाम है इसका। तो उसने बोला है कि शेड्यूल एफ एफ जो है इसमें कौन सी चीजें आती है। मैंने एफ एफ से तुम्हें याद रखा था फूफा, फूफा। शेड्यूल एफ एफ से क्या हमने क्या याद रखा था, फूफा। और फूफा जी क्या कर रहे थे, आंखों में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऐड कर रहे थे। फूफा जी क्या कर रहे थे, आंखों में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डाल रहे थे। बस तुम्हें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन देखना है, बस उस पर खाली टिक लगा देना है। इतना इजी है क्वेश्चन था, ठीक है। उसने देखो दुनिया भर के ऑप्शन दिए थे कि ड्रग्स विच आर हैबिट फॉर्मिंग वो शेड्यूल एफ के अंदर आते हैं कि भैया नहीं नहीं आते।
द ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम, ये तो शेड्यूल डब्ल्यू हो गया सर, ये शेड्यूल डब्ल्यू है, तो ये भी गलत है। देन आता स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्शनल प्रिपरेशन, ये तुम्हारा कलेक्ट हो गया, हमने यही से पकड़ लिया इसको कि फू फा जी उसने बोला है, फू फा क्या करते थे, आंखों में ऑप्शनल प्रिपरेशन डालते थे, तो वहां से तुम्हारा आंसर जो है बन जाएगा। द ड्रग्स व्हिच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी तो जो है तुम्हारा शेड्यूल एफ के अंदर नहीं आता था। तो ऐसे जो है ट्रिक्स से हम इसको थोड़ा याद कर लिया था। तो यहाँ पे शेड्यूल एफ एफ क्या बोलता है, विच आर द स्टैंडर्ड फॉर ऑप्शनल प्रिपरेशन। आफ्टर प्रिपरेशन के लिए कौन से स्टैंडर्ड दिए हैं वो हमारे शेड्यूल F4 या फिर शेड्यूल FF के अंदर जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द एन ओरिजिनल लोन लाइसेंस, क्या पूछा है उसने, ओरिजिनल लोन लाइसेंस और रिन्यू लोन लाइसेंस टू सेल द ड्रग्स रिमेन वैलिड अप टू। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या क्वेश्चन पूछा है इसने कि ओरिजिनल लोन लाइसेंस और रिन्यू लोन लाइसेंस, अगर मतलब किसी बंदे के पास लोन लाइसेंस है, ठीक है, लोन लाइसेंस अगर है बेटा, और ओरिजिनल या फिर ओरिजिनल लोन लाइसेंस अगर है या फिर रिन्यू उसको करना है, तो वो कब तक के वैलिड रहेगा, वो जो है कब तक के वैलिड रहेगा। ऑप्शन दिए है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड, 31 मार्च तक वो रहेंगे क्या। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि 30 जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड, नहीं इसमें भी नहीं रहता। देन 31 जनवरी ऑफ द सेम ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड, या फिर दिया है 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन विच इट इज ग्रांटेड और रिन्यू। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बेटा कि ओरिजिनल लोन लाइसेंस या फिर रिन्यू लाइसेंस जो होते हैं ये तुम्हारे 31 दिसंबर जो होते हैं उसको जो है उस डेट पर जो है ये हमारे अब तब तक के हमारे ये लाइसेंस है जो है वैलिड रहते हैं। 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर, जिस ईयर्स में हमने जो है उसको ग्रांट किया तब तक उसके 31 दिसंबर तक ये जो है ये वैलिड रहते हैं। ठीक है, तो ये एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दिया है। ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो मैंने मेन यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका पुट करा है कि जो डीएनसी एक्ट 1940 जो है इसके जो सेक्शन नंबर 156 ए जो है उसमें ड्यूरेशन ऑफ लोन लाइसेंस दिया है। उसमें लिखा है द ओरिजिनल लोन लाइसेंस विच आर इन द फॉर्म नंबर 25E or renew loan license which are in the form number 26C unless or sooner a cancel should be valid up to 31st December of the following year in which it is granted or renew। तो ये काफी डीप क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक आधी बार क्वेश्चन ऐसे डीप एकदम आता है, लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से मोस्टली अंदर से क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन कभी कभी एक आधी बार थोड़ा सा शॉर्टली एकदम क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन प्रूफ जो है तुम्हारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है यहाँ पे पुट करा। The next question आता है बेटा, which of the following is an ex officio member of the state pharmacy council। क्या पूछा उसने, अब देखो यहाँ पे भी हमें फोकस करना है थोड़ा सा कि क्या पूछा उसने, स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूछा है, उसका एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन सा है, एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन सा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। अभी अभी हमने पढ़े थे बेटा, अभी हमने देखा था इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मतलब तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ड्रग काउंसिल, मतलब फार्मेसी एक्ट तुम्हारा हो गया या फिर जो डीएनसी एक्ट है उसके रिलेटेड ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कौन सा हो गया होता है, रजिस्टर फार्मासिस्ट होता है क्या, नहीं। देन आता है चीफ फार्मासिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी नहीं होता। एक्स ऑफिशियल मेंबर उसने पूछा है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ये होता है, या फिर ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं, गलती गलती से इस पे टिक लगा के आ जाते हैं। लेकिन अगर जो क्वेश्चन आराम से पढ़े, जो क्वेश्चन आराम से समझे, उसको समझ में आएगा कि एक्स ऑफिशियल मेंबर उसने किसने पूछा है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का उसने पूछा है। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कौन आएगा तुम्हारा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, या फिर इसको बोलते हैं कम्मो, इसको बोलते हैं, इसी को जो है कम्मो इसको बोलते हैं, CMO कम्मो इसको बोलते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, जो हमारा क्या होता है, एक्स ऑफिशियल मेंबर जो होता है। या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट रह सकता है, या फिर जो तुम्हारा ड्रग कंट्रोल इंडिया जो है उसका जो स्टेट का जो ड्रग कंट्रोल है वो भी हमारा क्या रहता है, एक्स ऑफिशियल मेंबर रहता है जो स्टेट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बेटा, द लाइसेंस टू सेल द ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C and C1 इज गिवन इन द फॉर्म नंबर। क्या पूछा है, देखो, लाइसेंस टू सेल द ड्रग्स, लाइसेंस टू सेल ड्रग स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल C and C1। अब मैंने बोला था कि सेलिंग ड्रग, अगर सेल का पॉइंट आ रहा है तो सेल का बिजनेस मैंने कब चालू किया था, 19 साल की उम्र में मैं सेल्स का बिजनेस चालू किया था। ठीक है, 19-20 साल की उम्र में। अब यहाँ पे पूछा है शेड्यूल C and C1, अब C and C1 से तुम्हें याद रखना 21, ये हमने पढ़ा था, मैंने अभी इसके पहले तुम्हें ट्रिक बताई थी कि C and C1 से तुम्हारा क्या था 21। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं फॉर्म नंबर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन मैंने जो ट्रिक्स बताई है बेटा उससे तुम अगर याद करो तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बता सकता हूँ कि इजीली तुम्हें जो है याद हो जाएंगे। तो शेड्यूल C and C1 से हमें याद रखा था 21, और उसने बोला था सिर्फ नॉर्मल उसने पूछा है कि लाइसेंस उसने पूछा नहीं है कि रिटेल का है या फिर होलसेल का है, तो नॉर्मल जो है तुम्हारा 21 तुम्हारा आएगा।
वैसे ऑप्शन में भी उसने दिया नहीं है, तो तुम्हारा नॉर्मल जो है 21 आएगा। तो उसने बोला क्या है कि उसने CNC1 के लिए सेल्स के लिए लाइसेंस नंबर कौन सा पूछा है, उसने पूछा था 21 लाइसेंस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे रिटेल के लिए मैंने कुछ नहीं बोला था, होलसेल के लिए तुम्हें क्या याद रखना था, बी तुम्हें याद रखना था। मतलब होलसेल मतलब क्या होता है, बड़ी दुकान, मतलब बी, तो हर इसमें क्या आएगा, बी आएगा। फिर होलसेल विथ मोटर व्हीकल मतलब क्या आएगा, बहुत बड़ा काम आएगा, मतलब क्या रखना था 20 बी। ठीक है, मतलब होलसेल विथ मोटर व्हीकल अगर आया तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, बी बोलता हूँ, मतलब बहुत बड़ी दुकान। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन पे मैं बोलता था कि ए बोलते हैं ना, कि कोई भी अगर अगर रेस्ट्रिक्शन हम पे लगाता है तो हम उसमें चिल्लाते हैं ए रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो उसे तुम्हें याद रखना था कि ए जो है वहां से वहां पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जो हमारा पीसीआई जो होता है, जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है, जो हमें क्या करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो हमारा पीसीआई जो होता है, जो हमारा सिलेबस डिसाइड करता है, जो हमारा फार्मा का, या फिर किस तरह की एग्जाम होनी चाहिए, किस तरह से जो है पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, एंड ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू एजुकेशन, वो हमारा कौन करता है, पीसीआई हमारा डिसाइड करता है। वो पीसीआई जो है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, पार्लियामेंट करती है क्या, स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। पार्लियामेंट में कभी भी ये पीसीआई होता नहीं है, ये गलत हो गया पहले ही। स्टेट गवर्नमेंट होता है क्या बेटा, स्टेट गवर्नमेंट भी पीसीआई नहीं करती, ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल कर सकती है, लेकिन ये जो फार्मेसी काउंसिल होती है, जो मेन काउंसिल जो है इंडिया की, जो मेन काउंसिल है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। लेजिस्लेटिव असेंबली भी हमारी अरेंज नहीं करती, कौन अरेंज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूट कराती है, जो हमारे फार्मेसी एक्ट के अंदर आती है। तो फार्मेसी एक्ट के अंदर जो है, फार्मेसी एक्ट जब आया था इन ऑन 4 मार्च 1948, उन्होंने क्या करा था, पीसीआई का एस्टेब्लिशमेंट करा था अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी हर 5 साल में क्या होती रहती है, रिन्यू होती जाती है, ये कॉन्स्टिट्यूट होती जाती है, मतलब मेंबर जो होते हैं चेंज होते जाते हैं। ठीक है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल भी हमारी हर 5 साल में चेंज होती जाती है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो स्टेट लेवल के फार्मेसिस्ट जो वगैरह होते हैं, वो इसमें क्या होते हैं, ऐड होते जाते हैं। तो ये तुम्हारे फार्मेसी एक्ट के अंदर जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया तुम्हारा आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द फॉर्म नंबर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द शेड्यूल CN/C1 एंड नॉट एक्स। क्या बोला उसने, देखो उसने बोला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब यहाँ पे CN/C1 को देखकर 21 गलती से भी टिक मत लगा देना। उसने पूछा क्या बेटा कि फॉर्म नंबर फॉर द एप्लीकेशन, अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर है, अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर है, किसके लिए पूछा उसने, फॉर CN/C1, फॉर CN/C1 एंड नॉट एक्स, CN/C1 एंड नॉट एक्स। तो इसमें क्या आएगा, CN/C1 एंड नॉट एक्स, मतलब हमारा जो है इसमें आएगा तुम्हारा 27। मैंने इसमें तुम्हें ट्रिक बताई थी कैसे याद इसे रखना है, 25, 25A, 27A या फिर 27। तो यहाँ पे बस कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे ए जो है लिखा है तुम्हारा, वो तुम्हारा लोन लाइसेंस के लिए आएगा, लेकिन वहां पे भी ई आता है। ठीक है, तो 27 जो है तुम्हारा, वो क्या रहेगा, फॉर्म नंबर तुम्हारा रहेगा फॉर द अप्लाई ऑफ लाइसेंस। अगर उसने ग्रांट के लिए पूछा होता तो वो तुम्हारा क्या था, 28 तुम्हारा था, फॉर CN/C1 बट नॉट एक्स, तुम्हारा क्या आएगा, फॉर्म नंबर 27 जो है तुम्हारा आएगा। अगर मैं वही लोन लाइसेंस की बात करूँ तो 27A तुम्हारा आएगा। ठीक है, इधर लोन लाइसेंस के लिए मेनली अगर तुम ऑब्जर्व करो तो इधर ए आता है या फिर ई जो है आता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोन लाइसेंस के लिए ए ही आता है। तो तुम्हारा फॉर CN/C1 बट नॉट एक्स को मैंने तुम्हें याद रखा था, फॉर CN/C1 तुम्हें याद रखना था 21, बट उसने बोला नॉट एक्स, तो नॉट से क्या कर देना, नॉट एक्स मतलब उसको काट देना, तुम्हारा बन जाएगा ये 27। तो तुम्हारा क्या आएगा, 27 जो है वो तुम्हारा क्या आता है, फॉर अप्लाई ऑफ लाइसेंस फॉर CN/C1 एंड नॉट एक्स। तो ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हमें जो है इसको याद रखना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, फॉर्म नंबर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रीपैकिंग फॉर अदर देन शेड्यूल C/C1 एंड एक्स प्रोडक्ट। क्या बोला उसने बेटा कि एप्लीकेशन फॉर रीपैकिंग लाइसेंस, अगर मुझे रीपैकिंग लाइसेंस करना है, उसके लिए अगर मुझे अप्लाई करना है मुझे रीपैकिंग लाइसेंस के लिए, तो उसके लिए जो है, फॉर किसके लिए, शेड्यूल C/C1 एंड एक्स के लिए, अदर देन शेड्यूल C/C1 एक्स के लिए, तो उसके लिए कौन सा जो है तुम्हारा फॉर्म नंबर रहेगा एप्लीकेशन करने के लिए, कौन सा रहेगा, 20B भी रह सकता है क्या, ये नहीं रह सकता है सर, हमने पहली पढ़ा इसके बारे में। फिर 24B रह सकता है क्या, 20A रह सकता या फिर 27 रह सकता है क्या, 27 नहीं रह सकता, तो बचे कौन से, इन दोनों में से दो ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या है, 24B। 24B लाइसेंस फॉर्म नंबर जो होता है बेटा, वो तुम्हारा यूज किया जाता है रीपैकिंग के लिए अदर देन शेड्यूल C/C1 एंड एक्स के लिए। ठीक है, तो लोन रीपैकिंग के लिए कौन सा लाइसेंस है हमारा, 24B जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है,
एप्लीकेशंस के लिए जो है ये होता है। तो इसको हमें याद रखना है कि 24B जो है वो तुम्हारा होता है रीपैकिंग के लिए, और 25B जो होता है वो तुम्हारा होता है लाइसेंस इशू कराने के लिए, ठीक है, ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 5th एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। अब इसकी भी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी कि इंडियन फार्माकोपिया की जो भी तुम्हारे चेयरमैन साहब से, जो भी तुम्हारे चेयरमैन है, उसको तुम्हें कैसे याद रखना है, इसकी मैंने ट्रिक्स तुम्हें बताई थी। तो उसने पूछा है कि 5th एडिशन का जो चेयरमैन है वो चेयरमैन कौन थे, बी एन घोष साहब थे, या फिर नित्यानंद साहब थे, या फिर डॉक्टर सी के मिश्रा सर थे, या फिर आर एन चोपड़ा सर थे। तो चोपड़ा सर तो नहीं थे, ठीक है, ये सबको पता है। फिर बचे कौन, बी एन घोष, नित्यानंद, या फिर सी के मिश्रा। तो 5th एडिशन के कौन है बेटा, नित्यानंद सर थे। ये नित्यानंद सर ऑलमोस्ट, डॉक्टर नित्यानंद 3 बार ऑलमोस्ट जो थे चेयरमैन बन चुके हैं फॉर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के, ठीक है, इन 1985, इन 1996 एंड इन 2007। तो डॉक्टर नित्यानंद जो है वो 3 बार जो थे कंटिन्यूसली प्रेसिडेंट थे, कंटिन्यूसली तुम्हारे चेयरमैन जो थे। अभी जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया सर, वो जो है वो 9th एडिशन जो हमारा आया है उसके लिए जो है एज ए चेयरमैन करके एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 5th एडिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें क्या था, डॉक्टर नित्यानंद सर, ठीक है। इसमें मैंने ट्रिक तुम्हें बताई थी, तुम जो है इसको कैसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, as per the schedule O of the Drug and Cosmetic Act 1940 and Rule 1945, the minimum Riddle-Walker coefficients for the grade 1 and grade 3 black disinfectant fluids are। क्या पूछा उसने, देखो कि जो रिडल as per the schedule O के अकॉर्डिंग जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया है उसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के रिडल वॉकर कोएफिशिएंट क्या रहेंगे डिसइंफिकेंट फ्लूइड के लिए, ठीक है। उसने ऑप्शन दिया है 18, 10, 5 और 13 और 14। तो ऑप्शन इसमें से क्या है कि जो तुम्हारा शेड्यूल जो 18 है और 5 जो है वो हमारे क्या होते हैं, रिडल वॉकर कोएफिशिएंट्स होते हैं फॉर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 डिसइंफिकेंट फ्लूइड्स। इसके क्या होता है कि रिडल वॉकर कोएफिशिएंट तुम्हें पता है कि जो फिनॉल डिसइंफिकेंट फ्लूइड्स जो डिसइंफिकेंट की टेस्ट की जाती है उसमें इसकी इफिकेसी जो है हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, कि कितना ये इफिकेस रहेगा एज कम्पेयर टू द फिनॉल। तो उसमें जो है रिडल वॉकर कोएफिशिएंट निकाला जाता है बेटा। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए डिसइंफिकेंट फ्लूइड्स का क्या क्या जो है रिडल वॉकर कोएफिशिएंट रहेगा, क्योंकि ये डिफाइन करता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को। तो एज पर द शेड्यूल ओ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो रिडल वॉकर कोएफिशिएंट दिए थे फॉर इन द सेक्शन 2, ठीक है, ये सेक्शन 2 उसमें दिया है रिडल वॉकर कोएफिशिएंट्स फॉर ग्रेड 1 कितना है 18, फॉर ग्रेड 2 कितना है 10 और फॉर ग्रेड 3 कितना है 5। तो ये जो है एज पर द शेड्यूल ओ के अकॉर्डिंग एज पर द डीएनसी एक्ट जो है ये क्वेश्चन दिए थे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर। इस बार में भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है टेम्परेचर से, रेंज ऑफ टेम्परेचर से पूछ सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहेगा या फिर विंटर में टेम्परेचर कितना रह सकता है। तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है बन सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एन एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स डील विद द फॉलोइंग। अब उसने क्या बोला है, शेड्यूल सी के बारे में बात करिए, ठीक है। यहाँ पे सी और C1 में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी में क्या है सर, तो सी और C1 में क्या है, ठीक है। शेड्यूल के बारे में पूछा है तो शेड्यूल सी मैं तुम्हें बताता, सी में जो होता है वो तुम्हारा था CBI। सी में क्या रखना था CBI। तो शेड्यूल सी में क्या आता था, बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट दोनों आते थे। लेकिन शेड्यूल C1 में क्या आता था बेटा, बायोलॉजिकल और यहाँ पे ये आई जो था, ये आई और ये आई क्या होता था, कट हो जाता था। तो शेड्यूल C1 में क्या आता था, सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आते थे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बात किसके बारे में करनी है बेटा, मुझे यहाँ पे बात करनी है शेड्यूल सी के बारे में। शेड्यूल सी में क्या क्या चीजें आ सकती है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स ये नहीं आएगा, फिर आएगा बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स ये आ सकता है शेड्यूल सी में। और इसके बाद मुझे किसके बारे में बात करनी है, शेड्यूल एन के बारे में। तो लाइफ पीरियड ऑफ द ड्रग्स नहीं, ये शेड्यूल पी होता है। फिर उसने बोला कि लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट और रिक्वायरमेंट फॉर द रनिंग ऑफ फार्मेसी, तो ये तुम्हारा शेड्यूल एन जो है आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन रहेगा शेड्यूल क्यू एंड एस। तो ऑप्शन क्यू एंड एस जो है वो तुम्हारा क्या होता है, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एन के अकॉर्डिंग जो है आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि द थर्ड एडिशन ऑफ द फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन विच ईयर। थर्ड एडिशन कब आया था, थर्ड एडिशन कब आया था सबको पता है कि फर्स्ट एडिशन तो तुम्हें पता है कि फर्स्ट एडिशन कब आया था 1955 में आया था बेटा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है 11 इयर्स ऐड कर देने हैं, तो तुम्हारा 1966 में तुम्हारा नेक्स्ट एडिशन आ जाएगा। फिर हमने याद रखा था कि थर्ड एडिशन हमें याद रखना था 1985।
इसके बाद फिर से तुम 11 ऐड करोगे तो तुम्हारा 1996 का फोर्थ एडिशन तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें सीरीज वाइज जो है याद करना था। तो यहाँ पे तुमने जैसे ही तुमने 11 ऐड कर दिया प्लस 11, तो ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये तुम्हारा सेकंड एडिशन आ जाएगा। ठीक है, उसने मुझे पूछा क्या था कि थर्ड एडिशन कब आया फार्माकोपिया का। थर्ड एडिशन कब आया था, 1985 को जो है हमारा थर्ड एडिशन जो है आया था। ठीक है, 1985 को थर्ड एडिशन आया था। तुम लोग यहाँ पे देखो ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे तुम 11 ऐड करते हो तो तुम्हारा सेकंड एडिशन बन जाता है। थर्ड एडिशन बस तुम्हें याद रखना है, इसके बाद फिर से 11 ऐड कर दो 1996, फिर से 11 ऐड कर दो 2007, फिर 18 10 14 और 18, बस इतना तुम्हें याद रखा था। उससे जो है हमें ईयर जो है इजीली याद हो गए थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दिया है, द फॉर्म नंबर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, इंपोर्ट करना है ड्रग के किसके लिए, टेस्ट एग्जामिनेशन या फिर एनालिसिस के लिए, वो किस फॉर्म नंबर के अंदर जो है बुला सकते हैं, 11, 12A या फिर 12 या फिर फॉर्म नंबर 12A। तो हम जो है वो फॉर्म नंबर 12 के अंदर जो है हम बुला सकते हैं कि अगर हमें इंपोर्ट करना है फॉर टेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस के लिए, तो हम उसको जो है फॉर्म 12 के अंदर जो है उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसको क्या करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। अगर मुझे इंपोर्ट कराना है पर्सनल यूज के लिए तो मुझे फॉर्म नंबर 12A देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए अगर इंपोर्ट करना है तो मुझे अप्लाई करने के लिए 12AA जो है अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी भी मैंने तुम्हें ट्रिक्स बताई थी। तो इस वीडियो में हम इतने ही तक जो है डिस्कस करेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। तो तब तक के लिए बने रहे फार्मा माइंड के साथ। चलो बाय बाय।